हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ थ्री फेज पावर यूजिंग 2 वॉट मीटर मेथड। तो देखिए, ये आपके वॉट मीटर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, राइट। और ये लास्ट टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर का। इसके बाद हम एनर्जी मीटर देखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें से डेफिनेटली आपको, चाहे आप एसएससी जेईई का पेपर दें या आईईएस का या फिर गेट का, इसमें से मेजरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये मेजरमेंट ऑफ थ्री फेज पावर यूजिंग 2 वॉट मीटर मेथड, राइट। तो ये चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है अभी। तो अभी तक जो आप लेक्चर्स अटेंड करते हुए आ रहे होंगे, आई होप आप उसका प्रॉपर नोट्स बनाते हुए आ रहे होंगे, ठीक है। तो नोट्स बनाते जाएंगे और नोट्स के साथ साथ आप ना जो भी नोट्स में पढ़ रहे हैं उनको एक बार रिवाइज कीजिए, और उसका एक क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, राइट। और उसमें से टेस्ट सीरीज देते जाइए। तो ऐसे करके अगर आप प्रिपेयर करेंगे किसी सब्जेक्ट को, तो वो बहुत अच्छे से आपका प्रिपेयर होगा, राइट। तो लास्ट टॉपिक क्या था हमारा? एरर्स इन वॉट मीटर। एरर्स इन वॉट मीटर में जैसे कि आप पहले देखे होंगे कि कंपनसेशन जो कॉइल था, कंपनसेशन जो कॉइल था वो हमारा, उससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा गया है एसएससी जेईई में कि कंपनसेशन कॉइल क्या है। तो आप उसमें ऑप्शंस गिवन था कि कंपनसेशन कॉइल आपका सीरीज में कनेक्ट होता है प्रेशर कॉइल के, और उसका सेम नंबर ऑफ टर्न्स होता है, किसका? कंपनसेशन कॉइल का सेम नंबर ऑफ टर्न्स होता है एज करंट कॉइल। तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए, और ये नोट्स में आप लिखते भी जाएंगे, प्लस आप क्वेश्चंस करते जाएंगे, तो आपका दिमाग खुलेगा भी कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको कैसे अप्लाई करना है, राइट। तो ये सब करते जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे थ्री फेज पावर की बात होने वाली है अभी, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको थ्री फेज पावर के बारे में सब कुछ अच्छे से पता है, अच्छे से पता है मतलब कि क्या, कि आपको पता है कि सिंगल फेज पावर और थ्री फेज पावर में क्या फर्क है, बैलेंस्ड सोर्स, बैलेंस्ड लोड क्या होता है, क्या क्या कंडीशंस होती है बैलेंस्ड सोर्स और बैलेंस्ड लोड के केस में, ठीक है। एक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है, एपरेंट पावर क्या होता है, फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं, फेज सीक्वेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, स्टार कनेक्शन में वोल्टेज और करंट के ऊपर क्या कंडीशन होती है, डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज और करंट के ऊपर क्या कंडीशन होती है। ये सब चीज आपको एक एक चीज अगर अच्छे से पता है तो ही इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू कीजिए। अगर नहीं पता है तो आप ना थ्री फेज पावर का एक मेरा ही लेक्चर है इस चैनल पे, उसको आप जाके विजिट कीजिए और उसमें प्रॉपर पूरा नोट्स बनाइए और फिर इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। क्योंकि अगर आप थ्री फेज पावर के बारे में अच्छे से नहीं जानते, जो भी चीज अभी मैंने बोला उसके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझने में दिक्कत जाएगा, राइट। तो पहले आप थ्री फेज पावर को समझ लेंगे अच्छे से, और उसके बाद आप यहाँ पे ये 2 वॉट मीटर मेथड अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो, चालू करते हैं इस टॉपिक को, मेजरमेंट ऑफ थ्री फेज पावर यूजिंग 2 वॉट मीटर मेथड। इसमें सबसे पहले हमें एक ब्लॉन्डेल्स थ्योरम के बारे में बात करना है। क्या है वो? ब्लॉन्डेल्स थ्योरम। ठीक है, ब्लॉन्डेल्स थ्योरम। अब ये ब्लॉन्डेल्स थ्योरम क्या बोलता है ये हम समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ब्लॉन्डेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू ब्लॉन्डेल्स थ्योरम, कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ने आपका ब्लॉन्डेल्स थ्योरम हमें यह बताता है कि किसी भी सिस्टम में कितने वॉट मीटर की जरूरत पड़ने वाली है हमें उस सर्किट का पावर मेजर करने के लिए, ठीक है। सिंगल फेज में आप कितना वॉट मीटर यूज करोगे, 2 फेज में, 3 फेज में, 4 फेज में या एन फेज में आप कितने वॉट मीटर्स की यूज लेने वाले हो, वो बताता है ब्लॉन्डेल्स थ्योरम, राइट। तो इसको हम समझते हैं। फिर पहले एक बार ये पता चल जाए कि वॉट मीटर कितना चाहिए हमको थ्री फेज पावर मेजर करने के लिए, उसके बाद हम समझेंगे कि क्या बोलते हैं थ्री फेज पावर आखिर मेजर कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ब्लॉन्डेल्स थ्योरम ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू ब्लॉन्डेल्स थ्योरम, इन एन फेज, ठीक है, एन फेज सिस्टम, in an n phase system with neutral available, ठीक है। यहां पे अंडरलाइन करने वाली बात क्या है कि यहां पे n फेज सिस्टम है और न्यूट्रल अवेलेबल है, ठीक है। न्यूट्रल अवेलेबल, द नंबर ऑफ watt meters required
wattmeters required is equal to n। ठीक है, तो अगर एक n फेज का सिस्टम है जिसमें न्यूट्रल अवेलेबल है तो उस केस में आपका नंबर ऑफ वॉटमीटर कितना जरूरत पड़ेगा, n। मान लो 3 फेज सर्किट है जिसमें न्यूट्रल प्रेजेंट है, जैसे कि स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल प्रेजेंट होता है, तो आर वाई बी 3 फेजेस है और न्यूट्रल भी है, तो आपको कितने वॉटमीटर्स की जरूरत पड़ेगी, n। आप 3 वॉटमीटर्स उस केस में यूज कर सकते हो। अब सेकेंड पॉइंट, इन अ n फेज सिस्टम, अब अगर फिर से n फेज सिस्टम की बात हो रही है विथ न्यूट्रल not available, then number of wattmeters is equal to n minus 1, ठीक है। अगर आपका उस n फेज सिस्टम में एक न्यूट्रल नहीं गिवन है तब आपको कितने वॉटमीटर्स की जरूरत पड़ेगी, तब n-1। अब मान लो 3 फेज सर्किट था, उसमें न्यूट्रल नहीं प्रेजेंट है, तो आर वाई बी 3 ही फेज है आपके पास, पर इस केस में अगर आपको पावर निकालना है तो आपको 2 वॉटमीटर की जरूरत पड़ेगी, राइट। न्यूट्रल अवेलेबल होगा तो 3, नहीं होगा तो 2, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि न्यूट्रल अवेलेबल एंड नॉट अवेलेबल का केस का, ठीक है। तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट, अब ये तो समझ में आ गया कि किसी भी n फेज सिस्टम में कितने वॉटमीटर्स की जरूरत पड़ने वाली है हमें पावर निकालने के लिए। अब पावर निकालेंगे कैसे, जितने भी वॉटमीटर्स आप यूज कर रहे हो ना, जैसे यहां पे n वॉटमीटर्स यूज किए, यहां पे n-1 वॉटमीटर्स यूज किए, तो आपका जो लोड का पूरा पावर आएगा, लोड का पावर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उन सारे वॉटमीटर्स की रीडिंग्स को ऐड करके, ठीक है। समझ में आया बात। तो वॉटमीटर्स की रीडिंग को आप ऐड करोगे तो आपके पास लोड का एक्चुअल पावर या ट्रू पावर या मेजर पावर निकल जाएगा कि लोड कितना पावर ले रहा है। तो सारे वॉटमीटर्स की रीडिंग्स को हमें ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय लोड can be found out by the sum of wattmeter readings, उन सारे वॉटमीटर रीडिंग्स की सम, ठीक है, बाय द सम ऑफ वॉटमीटर रीडिंग्स। तो मैं उन वॉटमीटर्स का रीडिंग्स का सम ले लिया। नेक्स्ट, और क्या स्टेट करता है ये थ्योरम कि दिस थ्योरम is applicable for both balanced and unbalanced load। ठीक है, तो आपका लोड चाहे बैलेंस हो चाहे अनबैलेंस्ड हो, ये ब्लॉन्डल्स थ्योरम तो आपका एप्लीकेबल होगा, राइट। और ब्लॉन्डल्स थ्योरम क्या है कि आपका एन फेज सिस्टम में जिसमें न्यूट्रल प्रेजेंट है उसमें कितने वॉटमीटर्स की जरूरत होगी, एन। जिसमें उस अगर एन फेज सिस्टम है जिसमें न्यूट्रल नहीं प्रेजेंट है तो उसमें कितने वॉटमीटर्स की जरूरत होगी, n-1, है ना। और अगर आप टोटल पावर लोड कितना ले रहा है अगर आपको ये बताना होगा तो आप क्या करोगे, जितने वॉटमीटर्स आप सर्किट में कनेक्ट किए हो उन सबके रीडिंग्स का एडिशन कर दोगे तो आपके पास टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय लोड निकल जाएगा, ठीक है। और ये आपका बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों के लिए एप्लीकेबल है, राइट। तो एग्जांपल के तौर पे हम देखें, अगर यहां पे सिंगल फेज सिस्टम फर्स्ट में डिस्कस करता हूं, यहां पे सिंगल फेज सिस्टम, ठीक है। तो यहां पे आप ले लो एक वायर, ये छोटा सा बना दें, सिंगल फेज सिस्टम,
ठीक है, ये सिंगल फेज सिस्टम है। ठीक है, तो देखो सिंगल फेज सिस्टम में कितने वायर होते हैं। अगर आप वो थ्री फेज सिस्टम्स का और सिंगल फेज सिस्टम का आप मेरा लेक्चर देखे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि सिंगल फेज सिस्टम में दो वायर्स होते हैं। दो वायर्स होते हैं, एक आपका फॉरवर्ड पाथ होता है, एक आपका रिटर्न पाथ होता है, राइट। तो ये याद है, सिंगल फेज सिस्टम में दो वायर्स होते हैं। तो अब देखो क्या है सिंगल फेज सिस्टम है। अब एक वायर है फॉरवर्ड के लिए पाथ के लिए, दूसरा है रिटर्न पाथ के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंगल फेज की तरह कंसीडर करूं अगर मैं, तो ये अगर आपका सपोज करो ए फेज है, ये आपका ए फेज हो गया और ये आपका न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो ये आपका ए फेज, ये आपका न्यूट्रल हो गया। तो हम इसको किस टाइप का देख सकते हैं कि ये एन फेज सिस्टम है जिसमें न्यूट्रल प्रेजेंट है। एन फेज सिस्टम जिसमें न्यूट्रल प्रेजेंट है। तो एक फेज का सिस्टम जिसमें न्यूट्रल प्रेजेंट है, कितने वॉटमीटर्स यूज होंगे, एन। ठीक है, तो कितने हो रहे हैं यहां पे देखो, एन ही हो रहे हैं, मतलब कि क्या, वन। तो वन फेज सिस्टम विथ न्यूट्रल प्रेजेंट, कितने वॉटमीटर्स, एन, जो कि है इक्वल टू वन। तो एक सिंगल फेज सिस्टम में आप एक वॉटमीटर से ही लोड का पावर मेजर कर सकते हो, राइट। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, थ्री फेज सिस्टम। ठीक है, थ्री फेज सिस्टम की बात करते हैं यहां पे। ये हो गया आर वाई बी। तो ये आर वाई बी तीन फेज हो गए हमारे। थ्री फेज सिस्टम एंड थ्री वायर लिख देता हूं। तीन फेज है और तीन वायर है। तो यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये आपका एक वॉटमीटर, दूसरा वॉटमीटर। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या हुआ, थ्री फेज सिस्टम थे, थ्री वायर थे, है ना। थ्री फेज सिस्टम, थ्री वायर। एन फेज सिस्टम विथ न्यूट्रल नॉट अवेलेबल। यहां पे न्यूट्रल प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट है। तो कितने वॉटमीटर जरूरत पड़ेंगे, एन माइनस वन। तो मतलब कि अगर थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम आपके पास गिवन है तो 2 वॉटमीटर से ही आप लोड के टोटल पावर को मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब एग्जांपल के तौर पे थर्ड लेते हैं हम, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। ठीक है, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम में कैसे लेंगे, ये हो गया आपका आर वाई बी और ये एन। ठीक है, यहां पे मैं न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया आपको। तो आप क्या करोगे, सब में करंट कॉइल लोगे। ये ऐसे, तो यहां पे कितने वॉटमीटर हो रहे हैं आपने, वॉटमीटर 1, वॉटमीटर 2 और ये वॉटमीटर 3। ठीक है, तो आप ऐसे करके आप 3 वॉटमीटर्स के हेल्प से, क्योंकि थ्री फेज 4 वायर सिस्टम जिसमें न्यूट्रल अवेलेबल है, तो एन फेज था, तो कितने वॉटमीटर्स, एन के इक्वल, तो 3 वॉटमीटर्स आ गए हमारे पास, है ना। तो ये ब्लॉन्डल्स थ्योरम इस तरीके से हमको हेल्प करता है बताने के लिए कि हमको एक्चुअल में कितने वॉटमीटर्स की जरूरत पड़ेगी थ्री फेज पावर या एन फेज पावर को मेजर करने के लिए। क्लियर हुआ ये बात, ठीक है। तो ये पिक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। देखो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको लेना होगा तो आपको ये पूरा यहाँ पे मैं एग्जांपल्स के थ्रू और पूरा आपका ये टॉप पॉइंट्स भी यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, राइट। तो ये चीज हो गया। अब अगर जब हमें समझ में आ गया है कि ब्लॉन्डल्स थ्योरम क्या है, तो अब हम बात कर सकते हैं कि थ्री फेज 2 वॉटमीटर मेथड क्या है। तो यहां पे मैं क्या बात करूंगा पता है, इसके बारे में। ये देखो थ्री फेज 2 वॉटमीटर मेथड। तो यहां पे कितना वॉटमीटर यूज हो रहा है, 1 और 2, है ना। तो यही है 2 वॉटमीटर मेथड। कभी भी थ्री फेज सिस्टम में जब हम 2 वॉटमीटर यूज करके कैसे पावर कैलकुलेट करेंगे वही हम देखने वाले हैं, और उसी से आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा।
ठीक है, तो ये 3 वायर सिस्टम के बारे में मैं डिस्कस करता हूं। तो आई होप आपने पूरा 3 फेज पावर का सर्किट का आपको याद होगा कॉन्सेप्ट सब, स्टार में क्या होता है, डेल्टा में क्या होता है। तो क्योंकि अभी मैं एक स्टार कनेक्शन लेने वाला हूं, तो उसमें आपको फेज वोल्टेज, फेज करंट, लाइन वोल्टेज, बैलेंस्ड लोड, ये सब चीजें अभी लिखूंगा वहां पे। ठीक है, तो उसमें हम 2 वॉट मीटर के हेल्प से कैसे उस स्टार कनेक्शन में 2 वॉट मीटर के हेल्प से हम पावर मेजर करेंगे, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, चलो, तो यहां पे मैं लिखता हूं हेडिंग 3 फेज 2 वायर। थ्री फेज 2 वॉट, डायरेक्ट 2 वॉट मीटर बैठे लिखता हूं, 2 वॉट मीटर मेथड, राइट, दिस इज 2 वॉट मीटर मेथड। तो पहले सर्किट बना दे अपन, ये हो गया अपना लोड, स्टार कनेक्शन ले रहा हूं मैं, सर्किट एकदम क्लियर बना रहा हूं ताकि आपको डाउट ना हो किसी में। ये ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये लोड है अपने, राइट, ये आपका ले लो आर फेज, ये बी फेज, वाई फेज। ठीक है, फेज सीक्वेंस क्या लिया हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं फेज सीक्वेंस लिखा हूं मैं यहां पे, आर वाई बी आपका फेज सीक्वेंस। ठीक है, फेज सीक्वेंस में मेंशन कर दिया हूं आर वाई बी है, और देखो आर वाई बी है, राइट। फेज सीक्वेंस कैसे निकालते हैं आपको पता चल जाना चाहिए अगर आप वो वीडियो देखे होंगे मेरा तो। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, बैलेंस्ड लोड ले रहा हूं। तो बैलेंस्ड लोड के केस में क्या होता है भाई, Z एंगल फाइव। ठीक है, तो सारे लोड का मैग्नीट्यूड सेम होगा और फेज डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। तो ये आपका बैलेंस्ड लोड हो गया, है ना। और यहां पे क्या आने वाला है, यहां पे आपका V लाइन टू लाइन आने वाला है। ठीक है, V लाइन टू लाइन आने वाला है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आने वाले हैं सब, यहाँ पे V फेज आने वाला है, हर जगह V फेज। V फेज के बजाय मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये लिख देता हूँ आपका वोल्टेज। तो यहाँ पे देखोगे आप तो ये आपका वी वाई वी बी और ये वी आर है। ठीक है, तो ये आपके फेज वोल्टेजेस हो गए लोड के अक्रॉस, हर लोड के अक्रॉस आपका क्या हो गया, यहाँ पे वोल्टेजेस हो गए। ठीक है, तो फेज वोल्टेज है लोड के अक्रॉस। अब मैं वॉट मीटर को करंट, चलो करंट भी पहले दिखा देता हूँ। करंट हो गया यहाँ पे आई बी आई वाई, लाइन करंट और फेज करंट सेम होते हैं अपने। ठीक है, स्टार कनेक्शन में। तो अब हम वॉट मीटर कनेक्ट करते हैं आराम से। वॉट मीटर हम इसी पेन से करता हूँ मैं, चलो। करंट कॉइल एक इधर, एक करंट कॉइल इधर। ठीक है, ये आपका हो गया प्रेशर कॉइल और दूसरा प्रेशर कॉइल। ठीक है, तो ये आपका पहला वॉट मीटर। फर्स्ट वॉट मीटर आपका, 2 वॉट मीटर से हम मेजर करने वाले हैं पावर को, है ना। 2 वॉट मीटर से ही पावर को मेजर करेंगे। तो यहाँ पे 1 वॉट मीटर हो गया वो, और दूसरा ये हो गया। ये आपका क्या हो गया, सीसी हो गया, ये पीसी हो गया, ये पीसी हो गया, ये सीसी हो गया, राइट। अब देखो ये चीज हो गया, तो यहाँ पे मेरे को पूरा सर्किट दिख जा रहा है अच्छे से। ठीक है, तो 2 वॉट मीटर्स कनेक्ट हो गए, सी करंट कॉइल पोटेंशियल कॉइल भी आ गया। अब अगर यहाँ पे मैं देख रहा हूं तो इस वॉट मीटर में देखो, इस वॉट मीटर 2 में आपका सीसी में कितना करंट जा रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं क्या, पहले ही मेंशन करता हूं। ये देखो यहां से करंट कॉइल में करंट जा रहा है, तो ICC2 में मुझे दिख रहा है कि IY करंट जा रहा है। ठीक है, आपको भी दिख रहा होगा, देखो
आई वाई करंट जा रहा है इस करंट कॉइल से। यहाँ पे आप देखो ICC1 में, तो ICC1 में करंट कॉइल वॉटमीटर 1 के करंट कॉइल में कौन सा करंट जा रहा है, IR करंट जा रहा है ना, ये देखो क्लियर दिख रहा है। अब पीसी में कितना वोल्टेज है, देखो VPC दिख रहा है क्या आपको, ये VPC, ये VPC किसके इक्वल है भाई, यहाँ पे VPC1 की अगर मैं बात करूं, VPC1 ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है आपका, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट में कितना वोल्टेज आ रहा है, V लाइन टू लाइन, दैट इज हाउ मच, VRB, है ना। प्रेशर कॉइल में कितना वोल्टेज आ रहा है, VRB इस वॉटमीटर में। यहां पे देखो इधर कितना वोल्टेज जा रहा है, तो यहां पे आप देखोगे तो यहां पे आपको लिखेंगे VYB लिख देता हूं, ठीक है, VYB, ये VYB, तो B को हम कॉमन लिए हैं, तो यहां पे प्रेशर कॉइल में आपका VRB, यहां VYB। तो अब मेरे को प्रेशर कॉइल वोल्टेज और करंट कॉइल का करंट पता चल के दोनों वॉटमीटर्स का, तो अब मैं इस सर्किट का पावर निकाल सकता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को यूज करके। क्योंकि मुझे क्या पता है कि इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में आपका पावर कैसे निकलता है, प्रेशर कॉइल का वोल्टेज इंटू करंट कॉइल का करंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, राइट, है ना। तो अब यहां पे मैं लिखता हूं लोड इज बैलेंस्ड, लोड क्या क्या चीज हमें पता है, यहां पे लोड इज बैलेंस्ड, लोड इज बैलेंस्ड, ठीक है, तीनों के तीनों लोड कितने हैं, Z एंगल फाई है, राइट। और क्या क्या चीज दिख रहा है मुझे, स्टार कनेक्शन दिख रहा है। स्टार कनेक्शन देखते ही हमें क्या समझ में आ रहा है, स्टार कनेक्शन देखते ही हमें यह समझ में आ रहा है कि V लाइन इज इक्वल टू V फेस, ठीक है, सॉरी V फेस इंटू √3। और दूसरा चीज क्या समझ में आ रहा है कि I लाइन इज इक्वल टू I फेस, ये चीज पता चल रहा है, ठीक है, स्टार कनेक्शन देखते ही। और क्या चीज दिख रहा है मुझे कि यहां पे आपके IR, IY और IB तीनों सेम है, किसके इक्वल, फेस करंट और लाइन करंट के इक्वल, है ना, स्टार कनेक्शन है क्योंकि। तो फेस करंट, मैं बैलेंस सोर्स बैलेंस लोड पूरा कंडीशन डिस्कस कर रहा हूं यहां पे, और VR, VY, VB आपका किसके इक्वल है, V फेस के इक्वल है। और वैसे ही आपका VRY इज इक्वल टू VYB इज इक्वल टू VBR आपका V लाइन टू लाइन वोल्टेज है। तो ये चीज हमको पूरा कनेक्शन देखते ही एक बार में समझ में आ जाना चाहिए, अगर आपको 3 फेस पावर के बारे में अच्छे से नॉलेज है तो, है ना। अब देखो हमारा वॉटमीटर का पावर क्या होता है, यहां पर मैं लिखता हूं, फर्स्ट वॉटमीटर को देख रहा हूं ना, ये देखो फर्स्ट वॉटमीटर, फर्स्ट वॉटमीटर में W1 से डिनोट कर रहा हूं वॉटमीटर 1 को, W1 से डिनोट किया वॉटमीटर 1 को, तो यहां पे किसके इक्वल आया वो, VPC1 इंटू ICC1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन VPC1 एंड ICC1, इसके इक्वल आ रहा है ना। VPC1 किसके इक्वल दिख रहा है, देखो प्रेशर कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज क्या आ रहा है, VRB आ रहा है भाई, ये देखो VRB प्रेशर कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज, लाइन टू लाइन वोल्टेज। तो यहां पे मैं लिखता हूं किसके इक्वल, VRB एंड ICC किसके इक्वल है, देखो कितना करंट जा रहा है करंट कॉइल से, ये IR के इक्वल जा रहा है, IR। तो कॉस ऑफ एंगल बिटवीन VRB एंड IR, ठीक है, ये हो गया वॉटमीटर 1 का, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, VRB क्या है, लाइन टू लाइन वोल्टेज है ना, V लाइन टू लाइन वोल्टेज है, जो कि किसके इक्वल है, √3V फेस के, तो इसको लिख देता हूं √3V फेस। और IR क्या है आपका, IR आपका I फेज है, और कॉस ऑफ एंगल को मैं अभी यहां पे ब्लैंक रहने देता हूं, इसको हम फाइंड आउट करेंगे कितना एंगल बना रहे हो, ठीक है, इस चीज को भी हम फाइंड आउट करेंगे कि यहां पे क्या आएगा। पर ये चीज तो क्लियर हो गया ना, VRB क्या है, √3V फेज है, क्योंकि स्टार कनेक्शन है। I फेज क्या है, ये IR IY ये सब है, जो कि लाइन टू लाइन है। अब कॉस ऑफ ये निकालना है, वैसे ही आपको W2 की वैल्यू की फाइंड आउट करनी है मुझे, तो क्या हो रहा है, VPC2 प्रेशर कॉइल का वोल्टेज, VPC2 इंटू ICC2 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन VPC2 एंड ICC2, है ना, ये चीज। तो अब देखो VPC2 कितना आ रहा है भाई, यहां पे प्रेशर कॉइल के वोल्टेज कितना आ रहा है, VYB, है ना, VYB इस पॉइंट से कनेक्टेड है, इस VYB, ये आपका VYB है,
वी वाई बी इंटू ICC2। ICC2 क्या है भाई, करंट कॉइल में, वॉट मीटर 2 के करंट कॉइल में कितना जा रहा है, आई वाई जा रहा है, तो ये हो गया आई वाई, है ना। और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वी वाई बी एंड आई वाई, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है और इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, जो कि किसके इक्वल होने वाला है, देखो √3, ये क्या है, वी फेस, लाइन टू लाइन वोल्टेज है, तो मैं क्या किया, उसको √3 वी फेस लिख दिया, और क्या लिख दिया इसको, आई फेस कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, इसको भी हम ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आ रहा है हमारे पास अभी तक, है ना। ये हो गया अपना सर्किट डायग्राम, ये हो गया वॉटमीटर्स की रीडिंग्स, है ना। अब हमारा पूरा इंटेंशन है कि यहां खाली स्थान में क्या क्या आने वाला है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे एंगल को। एंगल फाइंड आउट करने का बेस्ट तरीका क्या है कि फेस सीक्वेंस, मतलब कि क्या, फेज सीक्वेंस की हेल्प से हमें फेजर डायग्राम बनाएंगे, और फेजर डायग्राम से हम इन फेजर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फेजर डायग्राम भी आपको बनाना आना चाहिए, तो मैं उसको बना के दिखाता हूं आपको यहाँ पे, ठीक है। इस जगह को खाली करते हैं। डायग्राम को आप अच्छे से बनाएंगे अपनी कॉपी में क्लैरिटी के लिए, एक एक पॉइंट आपको, ताकि क्लियर रहे करंट आपका सेम है कि नहीं, वोल्टेज कितना आ रहा है किस पॉइंट पे। तो यहां पे देखो मैं फेजर डायग्राम बनाने जा रहा हूं आपका। मैं क्या किया, 3 फेज सिस्टम ले रहा हूं, तो ये VR हो गया, ठीक है। ये आपका फेज वोल्टेज को मैं क्या लेने वाला हूं, फेज वोल्टेज को मैं लेने वाला हूं आपका रेफरेंस, तो VR, VY और VB, आपका फेज सीक्वेंस क्या है, RYB, तो ये आपके हो गए VR, VY, VB। तो अगर आप ऐसे इस पॉइंट में खड़े हो जाओगे, फेजर्स को घुमाओगे, तो फेज सीक्वेंस क्या है, RYB, और ये क्या हो गया आपका फेज वोल्टेजेस, राइट। ये आपके डिफरेंस है। अब देखो किससे मतलब है भाई, हमको मतलब है VRB से। VRB कैसे निकालोगे, VRB कैसे निकालोगे, VRB आपका होने वाला है, यहां पर मैं लिखता हूं VRB जो होगा आपका, वो होगा VR प्लस माइनस VB, है ना, इसी के इक्वल होगा कि नहीं VRB। और VYB कैसे निकालने वाले हो, ये निकालने वाले हो VY प्लस माइनस VB, ठीक है, इससे। तो देखो VB को मैं इधर ले आता हूं डॉट डॉट करके, ठीक है, ये हो गया आपका माइनस VB। तो अब क्या करना है, मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो इसको मैं दोनों वेक्टर्स को ऐड करता हूं मैं, तो ये पॉइंट हो गया। अब इधर से मैं दूसरे पेन से ये बनाता हूं आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आपका VRB, है ना, VRB, ये आपका VRB हो गया, जो कि कितना एंगल बनाएगा भाई, 30 डिग्रीज, ठीक है। क्योंकि ये क्या है आपका, तीनों फेजर्स 120 डिग्रीज में थे, इधर आया तो इधर से इधर कितना हो गया, 60 डिग्री हुआ, और ये वाला जो था बीच वाला लाइन, वो आपका बाइसेक्ट करते हो जाएगा 60 डिग्री को, तो ये 30 डिग्रीज बनाएगा, ठीक है। अब ये कितना एंगल होगा इन दोनों का, अगर मैं देख रहा हूं यहां पे, क्योंकि हमको VYB भी फाइंड आउट करना है ना, तो VYB फाइंड आउट करूंगा मैं, इसको मैं सीधा कर देता हूं थोड़ा सा, ऐसे। तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा VYB, है ना। तो ये आपका कुछ 90 डिग्री रहेगा, यहां से 90 डिग्रीज का, है ना। तो ये वाला पॉइंट माइनस VB आपका 60 डिग्री बना रहा है, VRB 30 डिग्री बना रहा है, और ये क्या है, ये आपका VYB, ये आपका बना रहा है 90 डिग्रीज, ठीक है। तो हम क्या हुए, सक्सेसफुल हो गए ये VYB और VRB निकालने में, है ना। अब हमें क्या निकालना है, IR और IY। तो देखो आपका जो IR होगा उसको मैं क्या करता हूं, IR क्या होगा, फेज करंट है वो, तो वो VR से लैग करेगा। क्यों लैग करेगा, क्योंकि लोड के हिसाब से लैग करेगा ना। फेज वोल्टेज क्या है, लोड के अक्रॉस वोल्टेज है, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, IR करंट फ्लो हो रहा है, जो कि फेज करंट है। अब उसमें से कितना लैग आएगा, फाई एंगल लैग आएगा ना, क्योंकि लोड क्या है, Z एंगल फाई था, तो Z एंगल फाई मतलब क्या है, देखो कहां पर लिखा है, Z एंगल फाई, तो फाई डिग्री से आपका करंट लैग करेगा, तो ये हो गया आपका IR, है ना।
वैसे ही आपका ये वाला करंट इधर भी देखो, वाई भी, आई वाई भी आपका लैग करेगा फाई एंगल से, वाई से, और ये आपका हो गया आई बी जो कि लैग करेगा फाई एंगल से। ठीक है, तो सारे करंट्स आपके फेज वोल्टेजेस से लैग कर रहे हैं। अब देखो हमें क्या निकालना था भाई, अब देखो जिससे जो चीज निकालना है उससे मतलब रखो। वी आर बी को पकड़ो, वी आर बी को पकड़ लिए, आई आर को पकड़ो, इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, ये रिफरेंस है, इनके बीच 5 डिग्री है और यहां पे 30 डिग्री है। तो ये जो पोर्शन है, ये इतना रीजन, ये कितना दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है 30 माइनस 5, करेक्ट बोल रहा हूं कि नहीं, 30 माइनस 5 डिग्री मुझे दिख रहा है, 30 माइनस 5, देखो ध्यान से, वहां पे 30 माइनस 5 दिख रहा है, यहां से यहां तक इतना 30 था, इतना 5 है, इतना कितना बचा, 30 माइनस 5 हो गया। अब यहां पे क्या आ जाएगा भाई, तो एंगल बिटवीन देम 30 माइनस 5 है ना। और अगर आप देखोगे, अब किसका निकाला था हमको, वी वाई बी और आई वाई के बीच, आई वाई कहां है, इसको पकड़ो, ये क्या है, वी वाई बी है, यहां से यहां अगर मैं देख रहा हूं, इतना एंगल पूरा आपका कितना था, 120 डिग्री होगा। ठीक है, सारे लोग, सारे फेजर्स आपके 120 डिग्री से लैग कर रहे थे। अब यहां पे आपका 90 डिग्री हो गया, इतना कितना बचा, ये बच गया आपका 30 डिग्री। तो यहां से यहां इतना एंगल कितना हो रहा है, 30 प्लस 5 दिख रहा है मुझे, यहां पे 30 प्लस 5 दिख रहा है, तो यहां पे 30 प्लस 5 लिख दो भाई अब, है ना। तो अब मेरे पास वोल्टेजेस आ गए, ये तो 2 वॉट मीटर यूज किया मैंने ब्रॉन्डल थ्योरम के हिसाब से 3 फेज पावर को मेजर करने के लिए। क्या क्या रीडिंग आया, वॉट मीटर 1 का रीडिंग आ रहा है √3 वी फेज आई फेज कॉस ऑफ 30 माइनस 5, 5 क्या है, लोड का एंगल, इंपीडेंस एंगल, है ना। और वॉट मीटर क्या है, वॉट मीटर 2 का रीडिंग क्या आ रहा है, √3 वी फेज आई फेज कॉस 30 प्लस 5, ये चीज हो गया। अगर इसको मेरे को किसमें लिखना हो, लाइन करंट के में लिखना हो, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, VL, देखो √3 वी फेज को मैं VL लिख सकता हूं, तो ये VL और आई फेज और IL तो सेम है, तो VL IL cos 30 माइनस 5 भी लिख सकता हूं इसको मैं, तो ये भी सेम होगा, और ये भी क्या हो जाएगा, VL IL cos 30 प्लस 5। तो फेज और लाइन वैल्यूज के हिसाब से मैंने लिख के दिखा दिया कि वॉट मीटर की क्या क्या रीडिंग्स आ रही है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फेजर डायग्राम के हेल्प से मैंने आपको दिखा भी दिया कि क्या है, क्या एंगल बना रहे थे वो लोग। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ आपको। अब जैसे ही मेरे पास वॉट मीटर की रीडिंग आ गई, तो हम पावर कंज्यूम, टोटल पावर कंज्यूम बाय लोड कैसे निकालेंगे, ब्रॉन्डल थ्योरम के हेल्प से, कि हमें इन वॉट मीटर्स की रीडिंग का एडिशन करना होगा टोटल पावर निकालने के लिए। टोटल पावर मतलब कि क्या, रियल पावर या फिर एक्टिव पावर निकालने के लिए। तो चलो एडिशन करते हैं। इस फेजर डायग्राम की हेल्प जितनी चाहिए थी हमें वो मिल चुका है, 30 माइनस 5, 30 प्लस 5 से। अब इस फेजर डायग्राम का एक और मुझे यूज चाहिए, जो कि मैं इस टॉपिक के बाद आपका यूज करूंगा। तो मैं उसको क्या करता हूं, आपके लिए अभी से यहां पे लिख देता हूं, देखो दिखा देता हूं आपको, ताकि आप ये फेजर डायग्राम अपने कॉपी में बना लोगे, और फिर जब मैं मेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तो मेरे को ये फेजर डायग्राम वापस बनाने की जरूरत नहीं पड़े। ताकि तो मैं आपको एक और चीज यहां पे दिखा देता हूं कि ये क्या है, VYB ना, ये VYB है, और ये है आपका IR, ये आपका VYB और ये IR। अब इन दोनों के बीच का एंगल देखो तो कितना आ रहा है, IR और VYB का इतना एंगल देखो, यहां से IR और VYB ये फाई है, ये क्या है VYB जो 90 डिग्री बनाना था, तो यहां पे एंगल आ रहा है 90 माइनस 5। ठीक है, तो ये चीज को हम याद रखेंगे कि आप याद रखोगे एंगल बिटवीन VYB, यहां पे लिख देता हूं, एंगल बिटवीन VYB एंड IR इज इक्वल टू 90 माइनस 5। ठीक है, ये फेजर डायग्राम से हमको निकल चुका है, तो ये चीज आप याद रखोगे। अब मैं इस चीज को मिटा देता हूं। क्यों याद रखना है, क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको यूज करेंगे 90 माइनस 5 को, तो आपको पता रहे कि ये 90 माइनस 5 आखिर आ कहां से रहा है, कंफ्यूज ना हो आप। ठीक है, क्योंकि वो फेजर डायग्राम से आ रहा है, और फेजर डायग्राम बनाना इसलिए हमें आना चाहिए अच्छे से, ताकि हम तुरंत कभी भी निकाल लें एंगल। तो अब देखो वॉट मीटर रीडिंग आ गई, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका जो पावर होने वाला है, यहां पे पावर निकालते हैं अपन, रियल पावर, रियल या एक्टिव पावर की बात की जाए,
तो वो आपका कितना आने वाला है, वो आने वाला है आपका सम ऑफ वॉटमीटर्स रीडिंग, जैसे कि P इज इक्वल टू W1 प्लस W2 विच इज नथिंग बट रूट थ्री V फेस I फेस। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस रूट थ्री वी फेस आई फेस इन दोनों को कॉमन निकाल लिया ना, ये रूट थ्री वी फेस आई फेस को मैं पूरा एक साथ कॉमन निकाल लेता हूं क्योंकि एडिशन करना है अपने को, और अंदर में क्या रख देता हूं, अंदर में रख देता हूं cos 30 माइनस 5, देखो cos 30 माइनस 5 और cos 30 प्लस 5, ठीक है, प्लस cos 30 प्लस 5, ये ठीक है। तो ये हो गया आपका सम ऑफ टू वॉटमीटर्स। अब देखो ये कैसे रियल पावर को कैसे डिनोट करेगा, अभी इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि रूट थ्री वी फेस ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि कॉमन निकाल दिया उन लोगों को मैं बाहर। cos 30 माइनस cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी क्या होता है आपका, इक्वल टू होता है 2 cos a cos b, है ना। तो ये cos 30 और ये cos 5 इसके इक्वल हो गया ना, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी के, तो ये क्या हो गया 2 cos a cos b, है ना। तो यहां पे किसके इक्वल हो रहा है, रूट थ्री वी फेस आई फेस इंटू 2 इंटू cos 30 किसके इक्वल होता है भाई, cos 30 हमारा इक्वल टू होता है 1/2 cos, सॉरी ये होता है आपका रूट 3/2, सॉरी ठीक है, रूट 3/2। तो ये हो गया आपका ये, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, कितना हो गया ये 3 वी फेस आई फेस cos 5, ठीक है। रूट थ्री कितना हो गया 3 वी फेस आई फेस cos 5, और आपका यहां पे अगर मैं इस रूट थ्री वी फेस को क्या लिख दूं, वी लाइन टू लाइन लिख दूं, और ये आई फेस को आई एल लिख दूं, तो क्या आ जा रहा है ये रूट थ्री वी एल आई एल cos 5, जो कि किसके इक्वल है आपका यहां पे इक्वल है एक्टिव पावर के, है ना। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि 2 वॉटमीटर्स का रीडिंग था और हमको ब्लॉन्डेल्स थ्योरम से पता था कि वॉटमीटर्स की रीडिंग का सम क्या होता है, एक्टिव पावर के टोटल पावर के इक्वल होता है, और उसको हमने वेरीफाई भी कर लिया, ऐड करके देखा हमने, तो सच में भाई देखो रूट थ्री वी एल आई एल आया cos 5 आया, और यहाँ पे 3 वी फेस आई फेस cos 5 आ गया। तो इसका मतलब ब्लॉन्डेल जी सही बोल रहे थे, है ना, कि यहाँ पे 2 वॉटमीटर्स की रीडिंग्स को ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल पावर एब्जॉर्ब मिल जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि 3 फेस पावर में रियल पावर किसके इक्वल होता है, 3 वी फेस आई फेस cos 5 के इक्वल होता है, या तो फिर रूट थ्री वी एल आई एल cos 5 के इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल पावर आपका निकल चुका है विद द हेल्प ऑफ वॉटमीटर रीडिंग्स। तो यहाँ पे ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो ये चीज को आप याद रखोगे, अभी एक बार आपको पता चल जाए कि वॉटमीटर 1 और वॉटमीटर 2 का रीडिंग क्या है, तो रियल पावर किसके इक्वल हुआ, W1 प्लस W2, ये चीज हो गया याद। अब देखो, अब अगर मैं बात करूं आपका रिएक्टिव पावर, ठीक है, रिएक्टिव पावर भी निकाल लेते हैं। रियल पावर निकाले तो क्या रिएक्टिव पावर कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, आपका एक बार मैं सिंप्लीफिकेशन के आपको W1 की वैल्यू लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। रूट थ्री वी फेस आई फेस cos 30 माइनस 5 थी, है ना, जो कि किसके इक्वल लिख सकते हो आप इसको वी एल आई एल cos 30 माइनस 5 के भी इक्वल लिख सकते हो, और W2 किसके इक्वल है, cos 30 प्लस 5 इज इक्वल टू वी एल आई एल cos 30 प्लस 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका W1 W2। अब देखो आपको क्या पता है कि आपका रिएक्टिव पावर किसके इक्वल होता है 3 फेज सिस्टम में, देखो याद करो, ये होता है आपका रिएक्टिव पावर वाज इक्वल टू आपका 3 वी फेस आई फेस cos 5 दैट इज इक्वल टू रूट थ्री वी एल आई एल cos 5, ये आपका रिएक्टिव पावर होता है इन केस ऑफ 3 फेज सिस्टम्स, है ना, और ये आपका एक्टिव पावर होता है। अब कैसे मैं ऐसा क्या करूं वॉटमीटर्स में, वॉटमीटर की रीडिंग मेरे पास है, ऐसा क्या करूं मैं कि जिससे मेरे पास रिएक्टिव पावर आ जाए, मतलब कि एक्टिव पावर जैसे मैं क्या किया वॉटमीटर्स की रीडिंग को ऐड किया। अगर ट्राई करूं क्या कि एक बार मैं वॉटमीटर की रीडिंग्स को सब्ट्रैक्ट करके देखूं तो क्या रिएक्टिव पावर मेरे पास आता है, चेक करते हैं चलो।
तो यहाँ पे अगर हम देख रहा हूँ मैं टेस्ट करके देख रहा हूँ W1 माइनस W2 कर रहा हूँ, ठीक है। W1 माइनस W2 क्यों किया, W2 माइनस W1 क्यों नहीं, इसके लिए भी आप याद रखेंगे यहाँ पे वॉटमीटर 1 की रीडिंग क्या है, कॉस, ये दोनों तो सेम है, √3 V फेज I फेज, √3 V फेज I फेज सेम है दोनों, जो भी डिफरेंस पड़ने वाला है ये कॉस के कारण पड़ने वाला है। तो cos 30 माइनस 5, cos 30 प्लस 5, अब ये वाला जो वैल्यू है ये हमेशा आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि 30 माइनस 5 ये जो एंगल है ये हमेशा कम होगा, है ना। तो जितना कम एंगल होगा उतना कॉस ज्यादा होगा, और ये 30 प्लस 5 क्या है, 30 प्लस 5 ज्यादा होगा तो कॉस की वैल्यू आपकी कम आएगी। तो इसीलिए ओवरऑल W2 आपका छोटा है W1 से। अब इस चीज को रटना नहीं है कि W1 छोटा होता है W2 बड़ा होता है, या फिर W1 बड़ा होता है और W2 छोटा होता है, रटना नहीं है आपको। कई बार एग्जामिनर W2 क्या करे, इसको W2 कर देगा, इसको W1 कर देगा, है ना। तो W1 W2 याद नहीं रखना है, हमको याद रखना है कि जहां पे भी cos 30 माइनस 5 है वो बड़ी वैल्यू है, 30 प्लस 5 है वो छोटी वैल्यू है ना। ये तो बेसिक कॉमन सेंस आपको समझना है। 30 माइनस 5 छोटी वैल्यू है और cos लेंगे उसका तो वो बड़ा हो जाएगा, तो ओवरऑल W1 आपका बड़ा हो रहा है। cos 30 प्लस 5 आपका बड़ा छोटा वैल्यू है, क्यों, क्योंकि 30 प्लस 5 आपका बड़ा वैल्यू है ना। तो ये 30 प्लस 5 आपका बड़ा हुआ तो ये cos छोटा हो गया। तो इसलिए आप इसको याद नहीं रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार इसको W2 बना सकते हैं, इसको W1 बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कनेक्शन, पर आप इसको जरूर याद रखेंगे कौन सा बड़ा है। तो अभी हमारे केस में W1 बड़ा है, इसलिए मैं W1 माइनस W2 किया यहाँ पे, और देख रहा हूं मैं कि √3 V फेज I फेज को फिर से कॉमन ले लेता हूं, और यहां पे क्या आ जाएगा, cos 30 माइनस 5 माइनस cos 30 प्लस 5, है ना। तो देखो कितना इक्वल आ रहा है, √3 V फेज I फेज, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B कितना होता है आपका, सिंपल सा इंटू 2 साइन A, साइन A क्या है 30 इंटू साइन B होता है कि नहीं होता है ना। तो साइन B आपका कितना है साइन 5। तो अब इसको देखो, अरे यहाँ पे cos 5 लिखा हुआ हो क्या, ओ ये तो साइन 5 होगा, यहाँ पे साइन 5 आएगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स को आप नजरअंदाज कीजिएगा, है ना। ये तो कई लोग कमेंट कर देंगे सर वहां पे क्यों साइन, क्योंकि अभी इतना पूरा सही बता रहा था, क्या बोलते हैं यहाँ पे cos 5 गलती से लिखा जाता है, तो लोग क्या करते हैं कि उसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि यहाँ पे साइन 5 होना चाहिए सर, साइन 5 होना चाहिए। तो वो सब आप समझ सकते हैं कि ये बोलते बोलते फ्लो में निकल जाता है, राइट। तो √3 V फेज I फेज साइन 5 होगा, यहाँ पे √3 VL IL साइन 5 होगा। तो अब देखिए यहाँ पे √3 V फेज I फेज साइन 5, साइन 30 कितना हो रहा है आपका, इंटू 2 इंटू साइन 30 होता है आपका 1/2, है ना, इंटू साइन 5, किससे इक्वल हो गया, ये हो गया √3 V फेज I फेज 1/2 कैंसिल साइन 5। इसी को क्या लिख सकता हूं, VL IL साइन 5, ठीक है। ये तो मेरे को ये समझ में आ गया कि वॉट मीटर्स की सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं जब मैं रीडिंग्स की, तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है जो कि लगभग सिमिलर है किसके, रिएक्टिव पावर के। तो अगर मैं देखो यहां पे क्या करता हूं, इसको अगर मैं इस यहां पे √3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मेरे पास ये रिएक्टिव पावर आ जाएगा आराम से। देखो क्यू √3 W1 माइनस W2 करने से सारे जगह मैं √3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहां से मल्टीप्लाई तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जा रहा है, कोई डिफरेंस पड़ नहीं रहा है ना, इक्वल ही रहेंगे सब। तो √3 क्या हो जाएगा, 3 V फेज I फेज साइन 5 हो जाएगा, और √3 VL IL साइन 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब तब मेरे पास यहां पे क्या होने वाला है, तब मेरे पास हो जाएगा Q इज इक्वल टू √3 W1 माइनस W2। ये अगर मैं ऐसा करूंगा, रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू √3 इंटू W1 माइनस W2, है ना, ये अंदर ब्रैकेट में है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा रिएक्टिव पावर के इक्वल। देखो √3 कितना हो गया, 3 V फेज I फेज साइन 5 और √3 VL IL साइन 5, है ना। तो यहां पे रिएक्टिव पावर आपका किसके इक्वल आ गया, रिएक्टिव पावर आ गया आपका इसके
वॉट मीटर की रीडिंग्स का सब्ट्रैक्शन इनटू √3। तो ये दो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि रियल पावर कैसे निकाले हम वॉट मीटर का सिंपल सा एडिशन करके, रिएक्टिव पावर कैसे निकाले हम वॉट मीटर के रीडिंग्स का सिंपल सब्ट्रैक्शन करके, जिसमें √3 को मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे। यहां पे मैं लिखता हूं √3 को मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे, डोंट फॉरगेट, क्योंकि मैं क्या करता था, मैं हमेशा भूल जाता था। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि आप ये सिली मिस्टेक नहीं करना है कि √3 को नहीं भूलना है। कई बार हम क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्शन बस होगा, √3 को भूल जाते हैं, तो यहाँ पे √3 को मल्टीप्लाई करना ना भूलें, राइट। तो ये आपका रिएक्टिव पावर आ गया, ये आपका एक्टिव पावर आ गया, है ना। अब रिएक्टिव पावर एक्टिव पावर आ चुका है, तो पावर ट्रायंगल बनाते हैं एक बार। चलो पावर ट्रायंगल बनाकर हम क्या करें, पावर ट्रायंगल बनाने के बाद हम सिंपल सा एक बार पावर फैक्टर एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। पावर फैक्टर एंगल निकाल लेते हैं। ये काम का है अपना, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या ऑब्जर्वेशन आ चुका है अपने पास। ये वॉटमीटर्स की रीडिंग्स आ चुकी है अपने पास, और एक्टिव पावर किसके इक्वल आया, W1 प्लस W2 के इक्वल आया, जो कि आपका किसके इक्वल था, 3V फेज I फेज cos phi इज इक्वल टू √3VL IL cos phi, है ना। और रिएक्टिव पावर क्या था, रिएक्टिव पावर आपका इक्वल था √3, देखो अभी फिर से भूल गया था, √3 W1 माइनस W2 इज इक्वल टू 3V फेज I फेज sin phi इज इक्वल टू √3VL IL sin phi। तो अभी तक हम इन इतने कंक्लूजन्स डिराइव कर चुके हैं इस लेक्चर के दौरान, है ना। तो यही आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब देखो पावर, आपको पता है पावर ट्रायंगल से, पावर ट्रायंगल बनाते हैं 2 वॉटमीटर मेथड, है ना। ये था, ये आपका क्या हो गया, पावर ट्रायंगल, ये आपका Q हो गया, S हो गया, और ये आपका रियल पावर आ गया, और ये आपका पावर फैक्टर हो गया, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि cos phi जो होता है, cos phi किसके इक्वल होता है, P बाय एपरेंट पावर के इक्वल होता है ना, P बाय S के इक्वल होता है। और S किसके इक्वल होता है भाई, S होता है। और यहाँ पे एक और चीज देखते हैं, P बाय S, S तो हमको निकालने में उतना इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं, पर मैं यहाँ पे अगर tan phi की बात करूं, tan phi किसके इक्वल होता है, Q बाय P के इक्वल होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan phi। तो tan phi ये है, तो phi यहाँ पे क्या हो जाएगा, phi हो जाएगा tan इनवर्स Q बाय P, है ना। तो यहां पे जब पावर फैक्टर एंगल निकल जाएगा, तब मैं cos phi आराम से निकाल सकता हूं। cos phi किसके इक्वल होगा, cos ऑफ phi, जो कि क्या है tan इनवर्स Q बाय P के इक्वल इसके। अब क्या करता हूं, Q और P का वैल्यू लिख देता हूं। तो यहां पे तो हमको पता है वॉटमीटर्स के टर्म में वैल्यू, तो यहां पे पावर फैक्टर किसके इक्वल आ रहा है, पावर फैक्टर एंगल आपका आ रहा है cos ऑफ tan इनवर्स, ठीक है, √3, इस बार नहीं भूला, W1 माइनस W2 ये अपॉन W1 प्लस W2, ठीक है। तो ये Q तो हमको पता है, यहां से P पता है, W1 W2, तो ये आ गया अपने पास, पावर फैक्टर भी निकल गया। तो अब हम समझ गए कि वॉट थ्री फेज सिस्टम में अगर हमको ब्लॉन्डल्स थ्योरम के हेल्प से 2 वॉटमीटर यूज कर रहे हैं हम 3 फेज पावर निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, रियल पावर ऐसे निकाल सकते हैं, रिएक्टिव पावर निकाल सकते हैं। अब रियल और रिएक्टिव पावर निकाल लिए तो एपरेंट पावर भी निकाल सकते हैं। कैसे, S इज इक्वल टू P स्क्वायर Q स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। और फिर पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं। तो ये चीज था हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, है ना, 2 वॉटमीटर मेथड का। अब एक और चीज डिस्कस करता हूं मैं, यहां पे देखो, इस चीज को यहां पे रहने देता हूं, यहां पे अब इसको साइड करते हैं। पावर फैक्टर एंगल भी निकल गया अपना, है ना। तो यहां पे मैं लिखता हूं पावर फैक्टर एंगल लिखता हूं, cos phi इज इक्वल टू cos ऑफ tan इनवर्स √3
है ना, ये तो ये सब चीज हम निकाल चुके हैं अभी तक, है ना। तो देखो W1 माइनस W2 हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा अभी के एग्जांपल जो मैं अभी जो डेरिवेशन कर रहा हूं उसमें W1 बड़ा है 30 माइनस 5 के लिए। अगर एग्जामिनर आपको W1 ये देता है, इसको अगर एग्जामिनर आपको ये कर देता है, W1 होता है √3 V फेज I फेज cos 30 प्लस 5 और W2 होता है आपका √3 V फेज I फेज cos 30 माइनस 5, ठीक है, इसको इंटरचेंज कर देगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटरचेंज कर दोगे, W2 माइनस W1 कर दोगे, है ना, सिंपल सी बात है। तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन हमेशा बड़े से छोटा करोगे, वो बस आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे W1 हो माइनस W2 हो या फिर W2 माइनस W1 हो, वो चीज हमको यहां से देख के पता चल जाएगा। तो ये चीज अभी तक हम डिराइव किए हैं। तो अभी हम मैं बात करता हूं इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑन वॉटमीटर रीडिंग्स के ऊपर पावर फैक्टर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज हमको बहुत अच्छे तरीके से अभी डिस्कस करना है, टेबल बना के पूरा, है ना। तो देखो यहां पे मैं देख रहा हूं 3 ऑब्जर्वेशन लेता हूं, सीरियल नंबर 1 2 3 4 ले लेते हैं, चलो। तो एक 0 डिग्री आपका यहाँ पे सीरियल नंबर, है ना, ये आपका 5 हो गया। 5 की कुछ वैल्यूज लेते हैं, 0 डिग्री पे बात करेंगे, 30 डिग्री पे बात करेंगे, 60 डिग्री पे बात करते हैं और 90 डिग्रीज पे। ये 4 वैल्यू लिया मैं 5 का। और cos 5 क्या होगा इन केस में, देखो cos 5 बताओ, 5 अगर 0 है तो cos 5 कितना हुआ, 1 हो गया। cos 30 कितना होता है आपका, cos 30 जल्दी बताओ, √3/2 1/2, है ना, और ये कितना हो गया 0, ठीक है। तो ये पावर फैक्टर इस तरीके से वैरी कर रहा है आपका। ये √3/2 कितना होता है, 0.866, है ना, 0.866। अब W1 की वैल्यू देखते हैं यहां पे, W1 यहां पे, W2 वॉटमीटर 2, और यहां पे मैं लिखता हूं रिलेशन बिटवीन W1 एंड W2, रिलेशन बिटवीन W1 एंड W2, दोनों वॉटमीटर के बीच का क्या रिलेशन आ रहा है वो भी हम देखेंगे अभी। तो ये आपका टेबल हो गया रेडी। तो चलो डिस्कस करते हैं इसमें। ये टेबल डिस्कस करने का ये मुद्दा है कि हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अभी देखने वाले हैं। किसी भी चीज को हमको छोड़ना नहीं है एग्जाम के लिए, तो हम एक एक चीज डिस्कस कर रहे हैं। तो वॉटमीटर 1, जब आपका पावर फैक्टर एंगल 0 डिग्री है, अब फाई इज इक्वल टू 0 पुट करो वॉटमीटर 1 में, देखो 0 यहां पे पुट किया, क्या हो गया, √3 V फेज I फेज cos 30 डिग्री, है ना, √3 V फेज I फेज cos 30। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, W1 को लिखता हूं VL IL के टर्म्स में भी लिख सकते हो, V फेज I फेज के टर्म्स में लिखते हो, तो मैं V फेज I फेज के लिए लिख रहा हूं। तो यहां पे क्या है, जैसे ही मैं 5 को 0 पुट किया तो cos 30 माइनस 5 क्या हो गया, cos 30 हो गया। तो cos 30 तो हमारा यहां पे दिख रहा है √3/2 होता है, तो यहां पे क्या हो गया, √3/2 पुट करो तो क्या हो जाएगा 3/2 V फेज I फेज, है ना। ये आपका W1 का रीडिंग आ गया, है ना। और W2 में अगर आप यहां पे 0 पुट कर रहे हो तो क्या होगा, यहां पे फिर से cos 30 आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल होगा, फिर से आपका √3 V फेज I फेज के इक्वल होगा। और यहां पे हमें दिख रहा है कि W1 और W2 आपका सेम है। तो ये रिलेशन क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो एग्जाम में बोला जाए कि इन अ 2 वॉटमीटर मेथड while calculating 3 phase power in a 2 wattmeter method, the readings of both the wattmeters are same, then what is the value of power factor angle? अगर आपसे पूछा है तो अगर आपको ये टेबल समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, 0 डिग्री, या पावर फैक्टर पूछा है तो डायरेक्टली 1 लिखोगे। अगर ये चीज आपको याद नहीं है तो आप क्या करोगे, W1 और W2 इक्वल बोला गया है तो W1 माइनस W2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। tan इनवर्स 0 कितना होता है, 0 होता है। cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो वहां से भी आपका निकल जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको हेल्प करेगी, टेबल को हम वही एनालिसिस कर रहे हैं, वो चीज आप यहां से भी निकाल सकते हो, राइट। तो ये चीज हो गया। अब देखो अगर 30 डिग्री ले रहा हूं 5 को मैं, 530 मतलब क्या है, cos 5 आपका √3/2, और अगर आप यहां पे 30 डिग्री पुट कर रहे हो, 5 को 30 डिग्री पुट किए, क्या हो गया, cos 0 हो गया। cos 0 मतलब कि क्या, 1, तो ये हो गया √3 V फेज I फेज, है ना, √3 V फेज I फेज। और अगर आप W2 में पुट करें तो cos 60 हो जा रहा है, वो तो cos 60 क्या, 1/2,
तो √3/2 V फेज I फेज। तो यहां पे क्या दिख रहा है, W1 जो है भाई वो तो W2 का ट्वाइस है ना, ये रिलेशन दिख रहा है यहां पे। और अगर ऐसे ही अगर वॉटमीटर क्वेश्चन पूछा है आपसे, इफ वन ऑफ द वॉटमीटर रीडिंग इज ट्वाइस ऑफ द अदर वॉटमीटर रीडिंग, देन व्हाट इज द एंगल इज 30 डिग्री। ये आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। अगर नहीं याद है तो यहां से भी निकाल सकते हो आप आराम से। सेकंड 60 डिग्री होगा तो क्या होगा, 60 डिग्री पुट करो वहां पे, 30 माइनस 60 कितना हो गया, कॉस माइनस 30, ठीक है। कॉस माइनस 30 किसके इक्वल होगा, कॉस 30 के इक्वल होगा। कॉस 30 कितना होता है आपका, अगेन √3/2 को होता है, तो √3/2 3/2 V फेज I फेज आ जाएगा। और यहां पे 30 पुट करो तो क्या आ जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि 30 प्लस 60 कितना हो गया, 90, cos 90 0। तो कभी भी अगर आपको दिखे, ये इंपॉर्टेंट हो गया बहुत, कभी भी दिखे कि इफ वन ऑफ द वॉटमीटर रीडिंग इज 0, कभी भी वन ऑफ द वॉटमीटर रीडिंग इज 0, देन इन दैट केस आप क्या लिखोगे, आंख बंद करके लिखोगे कि पावर फैक्टर एंगल आपको 60 डिग्री है और पावर फैक्टर क्या है, 1/2 है, 0.5 है ना। तो ये चीज आपको याद रखना चाहिए, 0। ये बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में। और यहाँ पे रिलेशन क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि W2 जो है वो आपका 1 वॉटमीटर इज 0, 1 वॉटमीटर रीडिंग इज 0, 1 वॉटमीटर रीडिंग की वैल्यू 0 आएगी, ये चीज होगा। और 90 डिग्री अगर रखोगे तो cos 30 माइनस 90 cos 60 किसको हो गया, √3/2 V फेज I फेज। यहां पे 90 रखोगे 120 हो गया, 120 किसके इक्वल होगा, माइनस हो जाएगा वो, तो माइनस में, क्योंकि cos 120 कितना होता है, माइनस आपका 120 होता है आपका माइनस √3/2 है ना। यहां पे आ जाएगा आपका 3/2 V फेज I बाय, सॉरी मैं गलत बोल दिया कि ये 1/2 के इक्वल होता है शायद। cos 120 आपका होता है माइनस 1/2 के, ठीक है। तो ये आपका माइनस साइन बाहर आएगा, माइनस साइन √3/2, ठीक है। तो ये माइनस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर एक भी वॉटमीटर रीडिंग आपकी नेगेटिव आ जाए तो आपको क्या समझना है कि पावर फैक्टर एंगल क्या है, 90 डिग्री हो सकता है या 90 डिग्री से ज्यादा भी होगा तो भी क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यूज ही आएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है आपका, W1 इज नेगेटिव ऑफ W2, ये रिलेशन आ रहा है। तो यहां पे मैं क्या ऑब्जर्वेशन में पहुंचना चाह रहा था वो आपको मैं यहां पे लिख के दिखाता हूं कि आप ये देखो कि जब आपका फाई जो है 60 से 90 डिग्री तक जा रहा है तो आपका जो रीडिंग है 0 हो रहा है, फिर नेगेटिव हो रहा है और अब नेगेटिव ही रहेगा। W2 जो है पहले 0 हुआ, अब नेगेटिव हुआ, फिर वो अब नेगेटिव जाते जाएगा आपका आगे वैल्यूज में। तो कभी भी आप लिख सकते हो, यहां पे ये लिख सकते हो कि इफ, यहां पे एक और ऑब्जर्वेशन लिखता हूं मैं, इफ फाई, नहीं यहां पे डायरेक्टली लिखता हूं, फाई अगर आपका 60 से कहां तक जा रहा है, 90 डिग्री तक जा रहा है, ठीक है। 60 से 90 डिग्री तक जा रहा है तो आपका पावर फैक्टर किसके इक्वल होगा, पावर फैक्टर होगा, सॉरी फाई अगर आपका 60 से 90 डिग्री जा रहा है तो वॉटमीटर की रीडिंग क्या आ रही है, वॉटमीटर की रीडिंग आ रही है आपकी, देन W2 इज नेगेटिव, या फिर क्या लिख सकते हो, वन ऑफ द वॉटमीटर रीडिंग इज नेगेटिव। और इसी चीज को और आप किस तरीके से लिख सकते हो, इसी चीज को आप लिख सकते हो कि अगर आप पावर फैक्टर के टर्म्स में लिखना चाहो तो पावर फैक्टर के टर्म्स में लिखोगे तो इफ करके यहां पे लिख दो, अगर आपका पावर फैक्टर जो है किस में वेरी कर रहा है, 0 से 0.5 के बीच वेरी कर रहा है, cos 5। देखो यहां पे आपका पावर फैक्टर 0 है और 0.5 तक जा रहा है, तो अगर आपका जो पावर फैक्टर है 0 से 0.5 के बीच वेरी करेगा तब 1 वॉटमीटर की रीडिंग आपकी नेगेटिव आएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और क्या चीज आप याद रख सकते हो कि अगर फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री हो रहा है देन W2 मतलब कि 1 वॉटमीटर की रीडिंग उस टाइम 0 आ रही है। तो ये पूरा ऑब्जर्वेशन में एक ही साथ लिख दिया हूं। क्या क्या चीज, W1 की वैल्यू क्या होती है, वॉटमीटर रीडिंग, एक वॉटमीटर रीडिंग 1, वॉटमीटर रीडिंग 2, पावर कैसे निकालते हैं, रिएक्टिव पावर कैसे निकालते हैं, पावर फैक्टर एंगल कैसे निकालेंगे,
और पावर फैक्टर एंगल का वॉटमीटर रीडिंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? ये इफेक्ट पड़ता है भाई कि अगर आप देख रहे हो 60 से 90 डिग्री के बीच अगर आपका पावर फैक्टर एंगल वेरी कर रहा है तो आपकी वॉटमीटर की एक वॉटमीटर की रीडिंग नेगेटिव रहेगी, है ना। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं कि अगर आपका पावर फैक्टर 0 से 0.5 के बीच है तब भी आपका W2 क्या होगा? नेगेटिव होगा। और अगर एग्जैक्टली पावर फैक्टर एंगल 60 डिग्री है या तो फिर क्या लिख सकता हूं cos फाई क्या है? 0.5 है, तब आपका W2 क्या होगा? 0 होगा। तो ये चीज आपका पूरा क्या था? 2 वॉटमीटर मेथड का पूरा डिस्कशन था। एक एक चीज मैंने डिस्कस किया, कुछ भी चीज यहाँ पे एक भी स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ा, यहाँ पे एक एक चीज पूरा डिस्कस कर लिया है, राइट। तो ये पूरा एक साथ मैं यहाँ पे रिजल्ट भी लिख दिया हूं, देखो सारा अभी तक का डिस्कशन का, है ना। तो आप इसके अब न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत कुछ अच्छे तरीके से समझ में आएगा, राइट। तो ये था आपका 2 वॉटमीटर मेथड। अब ना एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना है, रिएक्टिव पावर मेजरमेंट ऑफ अ 3 फेज सिस्टम यूजिंग 1 वॉटमीटर। एक वॉटमीटर से हम कैसे 3 फेज रिएक्टिव पावर सिस्टम कैसे मेजर करेंगे, तो वो चीज निकालते हैं हम। तो यहाँ पे आपका 2 वॉटमीटर मेथड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो सारा का सारा एक अच्छे तरीके से हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। तो मैं एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ भी अगर आपको डाउट हो रहा होगा या कुछ भी आपको पॉजिटिव लग रहा होगा तो आप जरूर कमेंट करेंगे उस चीज को, ठीक है। और छोटे छोटे सिली मिस्टेक जो बोलते समय होता है उसको नजरअंदाज करेंगे, राइट। तो यहां पे मैं लिखता हूं सेकेंड पॉइंट अपना, रिएक्टिव पावर, 3 फेज रिएक्टिव पावर, 3 फेज रिएक्टिव पावर मेजरमेंट यूजिंग 1 वॉटमीटर मेथड। एक वॉटमीटर से कैसे मेजर करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। ये तो फिर से अब मैं एक बार सर्किट बना रहा हूं और आपको याद रहे, क्या चीज याद रहे कि VYB और IR के बीच का एंगल, ठीक है, कितना था? 90-5 था। आप फेज डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये आपका लोड हो गया, स्टार लोड ले रहा हूं, स्टार कनेक्शन, RBY, ठीक है। फेज सीक्वेंस क्या हो गया अभी फिर से? RYB, राइट। नाउ यहां पे क्या आ रहा है अपना? VPH आ रहा है जो कि किसके इक्वल है? VR के इक्वल है। यहां पे क्या आ रहा है? VB आ रहा है, ये आपका VY हो गया, ठीक है। यहां पे कितना करंट फ्लो हो रहा है? IY, IB, IR, ठीक है। तो अब एक वॉटमीटर यूज करने वाला हूं मैं इसमें सिर्फ रिएक्टिव पावर निकालेंगे ना अपन। तो यहां पे Z5 लिखता हूं। बैलेंस्ड लोड है अभी भी आपका, ठीक है। सबका बैलेंस्ड लोड मतलब कि क्या? सारे लोड्स का मैग्नीट्यूड सेम है और फेज डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, राइट। नाउ एक वॉटमीटर मतलब कि क्या कि यहां पे मैंने कनेक्ट किया करंट कॉइल, करंट कॉइल आपका एक फेज में कनेक्टेड है, ठीक है। ये आपका करंट कॉइल है। और प्रेशर कॉइल जो होगा ना, ये देखो प्रेशर कॉइल यहां से आ रहा है, इस पॉइंट और दूसरे इस पॉइंट से, ये दोनों, राइट। और यहां पे आपका एक वॉटमीटर यहां पे बन गया, तो ये आपका वॉटमीटर हो गया, है ना। और ये आपका क्या हो गया? प्रेशर कॉइल हो गया। तो क्या हो रहा है यहां पे कि आपका करंट कॉइल इन 1 फेज, किसी भी फेज में से आप करंट कॉइल किसी एक फेज में लगा दो। यहां पे मैं R फेज में लगाया हूं तो R फेज में करंट कॉइल है, और जो प्रेशर कॉइल है वो आपका किसी 2 फेज के बीच कनेक्ट कर दो, तो दोनों को मिला के हम वॉटमीटर बना रहे हैं।
तो कभी भी आपको एग्जाम में दिखे कि करंट कॉइल इन वन फेज एंड प्रेशर कॉइल इन अनदर टू फेजेस, तो आप सिंपल सा समझ लीजिएगा कि वो क्या कर रहा है, थ्री फेज रिएक्टिव पावर मेजरमेंट यूज कर रहा है वन वॉटमीटर को यूज करके, ठीक है, मेजर कर रहा है वन वॉटमीटर मेथड को यूज करके, राइट। तो यहां पे करंट कॉइल इन वन फेज एंड प्रेशर कॉइल इन अनदर टू फेजेस, जो दो दूसरे फेजेस होंगे वहां पे प्रेशर कॉइल यूज करेंगे। तो देखो यहां पे मैं लिख देता हूं करंट कॉइल इन वन फेज, इसी का यहां पे एक्सप्लेनेशन है कैसे कर रहे हैं अपन। करंट कॉइल इन वन फेज एंड प्रेशर कॉइल in another two phases. Another two phases, right? ये चीज अब देखो करंट कॉइल में कितना करंट जा रहा है भाई, फिर से वही स्टोरी सेम। देखो यहां से करंट कॉइल में कितना आ रहा है, आई आर आ रहा है, तो आईसीसी कितना हो गया, आई आर हो गया। प्रेशर कॉइल के अक्रॉस कितना वोल्टेज है भाई, वी वाई बी है, वी वाई बी है, ठीक है। इसको वी बी वाई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर हम वी वाई बी ले रहे हैं। वी वाई बी हो गया, प्रेशर कॉइल का वोल्टेज निकल गया, करंट कॉइल का करंट निकल गया। अब वॉटमीटर की रीडिंग तो हम आराम से निकाल सकते हैं। वॉटमीटर की रीडिंग किसके इक्वल होती है, इस वॉटमीटर की रीडिंग कितनी आने वाली है, वीपीसी इंटू, इसको तो हम 100 बार से ऊपर लिख चुके हैं, वीपीसी इंटू आईपीसीसी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वीपीसी एंड आईसीसी। तो वीपीसी कितना है बताओ, वीपीसी दिख रहा है मुझे वी वाई बी, और आईसीसी क्या है बताओ, आई आर दिख रहा है ना, कॉस ऑफ, यहां पे कितना एंगल आएगा, फेजर डायग्राम में मैंने आपको बताया था ना, वी वाई बी और आई आर का कितना एंगल आ रहा था, 90-5 आ रहा था, यहां पे 90-5 है ना। और वी वाई बी आखिर में क्या है, वी वाई बी तो भाई लाइन टू लाइन वोल्टेज है, लाइन टू लाइन वोल्टेज है, तो ये हो गया आपका वी लाइन टू लाइन, वी एल लिख देता हूं यहाँ पे। आई आर क्या है, आई आर को आप लिख सकते हो लाइन करंट या तो फिर फेस करंट भी लिख सकते हो, दोनों सेम है, ठीक है। और वी लाइन टू लाइन क्या होता है, √3 वी फेस होता है, और ये क्या होता है, आई एल और आई फेस सेम होता है इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन, है ना। और कॉस ऑफ एंगल 90-5 किसके इक्वल हो गया, साइन फाई के, और यहां पे क्या आ गया, साइन फाई, ठीक है। तो वॉट मीटर की रीडिंग आ गई ये, ठीक है। तो यहां पे हमारी वॉटमीटर की रीडिंग आई है VL IL sin फाई √3 V फेज I फेज sin फाई, है ना। तो ये वॉटमीटर की रीडिंग आ गई। अब कैसे आई है वॉटमीटर की रीडिंग, करंट कॉइल इन वन फेज एंड प्रेशर कॉइल इन अनदर टू फेजेस, राइट। तो ये चीज हमने निकाल लिया। अब देखो रिएक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर होता है आपका √3 VL IL sin फाई और 3 V फेज I फेज sin फाई। तो क्या मैं इस वॉटमीटर रीडिंग को मल्टीप्लाई करूंगा √3 से, तो क्या मैं रिएक्टिव पावर नहीं निकाल सकता, बिल्कुल। तो ये आपका वॉटमीटर की रीडिंग है। देखो एग्जाम में कई बार कैसे कंफ्यूज करता है, आपके वॉटमीटर की रीडिंग क्या होगी ये पूछ सकता है, कई बार पूछता है कि व्हाट इज द रिएक्टिव पावर, तो लोग ना कंफ्यूज कर जाते हैं। रिएक्टिव पावर के अगर आपसे पूछता है वॉटमीटर की रीडिंग क्या होगी, तो लोग क्या याद रखे रहते हैं कि 3 फेज रिएक्टिव पावर मेजरमेंट यूजिंग वन वॉटमीटर मेथड। मतलब कि क्या कि ये जो वॉटमीटर की रीडिंग आ रही है वो रिएक्टिव पावर के इक्वल है, नहीं ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे वॉटमीटर की रीडिंग ये आ रही है और रिएक्टिव पावर क्या होगा आपका, रिएक्टिव पावर यहाँ पे होने वाला है आपका Q इंटू √3 W, ठीक है। ये वॉटमीटर की रीडिंग इंटू √3 करूंगा तब मेरे पास जाके √3 VL IL sin फाई इज इक्वल टू 3 V फेज I फेज sin फाई आएगा, ठीक है। तो ये आपका है रिएक्टिव पावर यहां, ठीक है। तो ये चीज आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कब रिएक्टिव पावर पूछ रहा है, कब आपसे वॉटमीटर रीडिंग पूछ रहा है, तो वो चीज आपको क्लियरली समझ रहा है ना। तो ये पूरा था आपका ये टॉपिक इलेक्ट्रोडायनामोमीटर का, पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पर इलेक्ट्रोडायनामोमीटर आपको पूरा कवर होता है यहाँ पे, है ना। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, है ना। तो ये हो गया आपका वॉटमीटर रीडिंग, ये रिएक्टिव पावर, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड डे।
Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।